Hey guys, hi everyone. Good morning, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to the practice session of chapter number 3, charge of GST. हमने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया है गाइस, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज हमें देखना है कि हमारे को ये चैप्टर कितना समझ में आया. एंड दैट इज द ओनली वे टू गेट इट डन इज टू चेक कि हमने कितने दोस्तों इसके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाते हैं. तो लेट्स गेट गोइंग विदाउट एनी फर्दर डिले नहीं करेंगे गाइस. आज का ये धमाकेदार सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस. ऑलराइट, चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी. यहाँ पर ओप्रा विनफ्रे, जैसे कि मैंने बहुत पहले भी बताया, बहुत फेमस एंकर हैं यूएस में, और कहते हैं टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम. तो जब आपको चोट लगे उससे सीखिए, आगे बढ़िए गाइस. एंड दैट इज हाउ यू वी इम्प्रूव, दैट इज हाउ वी बिकम बेटर. ओके गाइस, आ जाओ भाई. State the person liable to pay GST in the following independent cases provided a recipient is located in the taxable territory. So there are 3 scenarios. We just need to identify कि इनमें reverse charge mechanism लगता है या forward charge mechanism. So services provided by an arbitral tribunal to any business entity. Services provided by an arbitral tribunal to any business entity. कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, legal services के बाद ये वाला ये पॉइंट था. If the services are provided to business entity, so in that case, the reverse charge mechanism shall apply. RCM apply करेगा, and the recipient arbitral tribunal in this scenario will be liable to pay GST. तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिएगा, मतलब सॉरी, arbitral tribunal बोल रहा हूँ, business entity will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism. Okay, sponsorship services provided by a company to an individual. ध्यान से देखिएगा, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था दोस्तों, और उसके बारे में भी मैंने पहले आपको बताया था. अमेंडमेंट क्या था दोस्तों? इफ द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, ये आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है. तो देयर आर 2 कंडीशंस नाउ. पहले ना दो पर क्या लिखा हुआ था? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लिखा हुआ था. नाउ द अमेंडेड पॉइंट इज दैट द सर्विस प्रोवाइडर हैज टू बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, एंड द सर्विस रेसिपिएंट हैज टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म, तभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. यहां पर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट की कैटेगरी में आती है. तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, एवरीबडी हैज टू आंसर मी. अगर द सर्विस प्रोवाइडर की कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. इनफैक्ट जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है. दूसरी कंडीशन है कि रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म, एंड इन दिस सिनेरियो इट इज एन इंडिविजुअल. तो दोस्तों ये तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं है, एंड देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर विल बी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. FCM लगेगा गाइस, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट. एवरीवन, अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं. एक सेकंड दीजिएगा. ओहो, हाँ जी, सॉरी, एक इंपॉर्टेंट वो था. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. रेंटिंग ऑफ immovable property service provided by the central government to a registered business entity. याद आ रहा होगा दोस्तों? यस सर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ध्यान से देखिएगा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन होती है, टू URP अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो वो आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाता है. लेकिन अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है बाय गवर्नमेंट
टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो सरकार ने कहा रजिस्टर्ड पर्सन तो ऑलरेडी जीएसटी में है, तो उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो गया। अगर याद आ रहा होगा, अगर इसमें ही रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रैकेट में लिखा होता मिनिस्ट्री ऑफ, तो इन दैट केस वो मैंडेटरी उसमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं। लेकिन क्योंकि अपने आप से आप ये अज्यूम नहीं करेंगे, अपने आप से मत मान लीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो हजारों डिपार्टमेंट्स हैं। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, ये आपका थर्ड पॉइंट में आया। ये इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा बिकॉज द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। ऑलराइट गाइस, अब इसके सॉल्यूशंस को हम रीड आउट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिखने के लिए दूंगा, कुछ क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को टाइम दूंगा कि आप लोग खुद से ट्राई करिए। ओके, since GST on services provided or agreed to be provided by an arbitral tribunal to a business entity located in the taxable territory is payable under reverse charge, in the given case GST is payable by the recipient, that is business entity. Next, GST on sponsorship services provided by any government other than a body corporate to any body corporate or partnership firm located in the taxable territory is payable under reverse charge. Since in the given case services has been provided by a body corporate to an individual, यहां पर क्या हुआ दोस्तों, बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट टू एन इंडिविजुअल होता। अगर सर उल्टा कर दो, लेट्स से स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल टू अ कंपनी होता, तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता। बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर इज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज एन इंडिविजुअल, एंड सर्विस रेसिपिएंट इज इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, तो in that case फिर reverse charge mechanism लग जाता। However, in this case, in the present question, reverse charge provisions will not be applicable. GST is payable under the forward charge by the supplier, that is company. थर्ड पॉइंट पर आइए गाइस, अगर आप ध्यान से देखें गाइस, तो पॉइंट नंबर ए बी एंड सी है। इनफैक्ट इन एवरी क्वेश्चन जो इन लोगों ने लिखने का स्टाइल क्या है कि पहली लाइन में दे आर ट्राइंग टू टेल यू द प्रोविजन, they are trying to tell you the provision। जैसे अपन पॉइंट नंबर बी पढ़े तो जीएसटी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहां तक दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, आपको लॉ बताया कि लॉ क्या है, दिस इज द प्रोविजन। एंड द सेकेंड लाइन गाइज दैट दे हैव रिटन गाइज, ये आपका कंक्लूजन है, एंड दिस इज हाउ वी नीड टू फॉलो। कभी भी आप, होता क्या है बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू पेन इट डाउन। पेपर पे लिखना बड़ा दिक्कतदायक हो जाता है। वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट कि सर लिखे कैसे और कैसे लिखेंगे सामने वाला पूरे नंबर दे। तो ऑलवेज फॉलो दिस प्रोटोकॉल पीसी, पहले प्रोविजन फॉलोड बाय कंक्लूजन। आपको अपने प्रोविजन की लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं गाइज। इट शुड नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट लॉफुल लैंग्वेज, बट इट शुड बी एक्यूरेट इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलराइट गाइस, अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, नंबर नहीं कटते हैं उस चीज के। लेकिन बिल्कुल ही एब्सर्ड इंग्लिश लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, मतलब उसका मतलब अलग नहीं निकलना चाहिए। अब ध्यान से देखना दोस्तों, पॉइंट नंबर सी में पहले दो लाइनों में दे विल हेल्प यू आउट अंडर अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। तो कहते हैं सर्विसेज ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी by way of renting of immovable property to a person registered under the CGST Act 2017 is payable under reverse charge। उस पे क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। Therefore, in the given case, GST is payable under reverse charge by the recipient, that is registered business entity। तो पहले आप लोगों ने दोस्तों कंक्लूजन लिखा एंड लास्ट टू लाइन, और पहले आप लोगों ने प्रोविजन लिखा और लास्ट टू लाइंस वर द कंक्लूजन। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 से जुड़ा हुआ ही दोस्तों मैं आगे एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो डायरेक्टर सर्विसेज से जुड़ा हुआ पॉइंट होगा। ओके, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर विकी फ्रैंकलिन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आरटीपी नवंबर 2020 एंड पीवाईक्यू जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। मिस्टर विकी फ्रैंकलिन, एन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर, received 3 crore rupees of consideration from Shiv Bhavan publication
located in Indore for supply of services by way of temporary transfer of a copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to original literary works of his new book। जो उसकी न्यू बुक है ना दोस्तों, उसके लिए 3 करोड़ का उसे रॉयल्टी मिली है। He finished his work and made available the book to the publisher, but has not yet raised the invoice। अभी तक उसने इनवॉइस रेज नहीं किया है। Mr. Vicky Franklin is of the view that SBP is liable to pay tax under reverse charge on services provided by him. SBP does not concur। SBP भी कहता है नहीं भैया, हमारा कोई जीएसटी से लेना देना नहीं है, तुम ही अपना काम ध्यान दो। Does not concur with this view and is not ready to deposit the tax under any circumstances। कह रहे कुछ भी हो जाए हम तो जाके सरकार को टैक्स जमा नहीं कराएंगे। Examine whether the view of Mr. Vicky Franklin is correct। Further, if the view of Vicky Franklin is correct, what is the resource available with Mr. Vicky Franklin to comply with the requirements of GST law, as SBP Shiv Bhavan Publications has completely refused to deposit the tax। तो अगर आपको याद होगा दोस्तों, अगर ऑथर सर्विसेज देता है टू द पब्लिशर, तो सर्विस प्रोवाइडर, इधर देखिएगा गाइस, ऑथर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिशर गाइस, तो इन दैट केस ऑथर के पास ऑप्शन है। अगर आपको याद हो दोस्तों, ऑथर के पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें दोस्तों पब्लिशर विल बी लायबल टू पे टैक्स, एंड ऑप्शन नंबर 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया गाइस तो आपको मैंडेटरली 1 ईयर आपको किस में रहना पड़ेगा गाइस? मैंडेटरली 1 ईयर इन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहना पड़ेगा, एफसीएम में रहना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, मैंडेटरली 1 साल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला, क्या विकी फ्रैंकलिन के पास ऑप्शन है जहां पर वो शिव भवन पब्लिकेशंस को बोल सकता है भाई साहब आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना चाहिए। आई डू नॉट वांट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, मुझे नहीं चाहिए भैया आईटीसी। तो इन दैट केस दैट ऑप्शन इज करेक्ट। हाउएवर शिव भवन पब्लिकेशन ने तो कह दिया भाई साहब हम तुम्हारी किताब ना छापेंगे अगली बार से, अगर तुम्हें हमें और परेशान किया तो जीएसटी के नाम से। तो क्या उसके पास ऑप्शन नंबर 2 भी है कि भैया ठीक है फिर मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करूंगा, मैं 3 करोड़ के ऊपर आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा और जीएसटी कलेक्ट करने के बाद मैं उसमें से अपना आईटीसी माइनस करके सरकार के पास दे दूंगा। So in this scenario, Vicky Franklin has both the options. The first option that he wishes to avail is RCM. However, the publisher has categorically denied it कि भैया हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है। आ जाओ भाई। Yes, the view of Mr. Vicky Franklin is correct. GST is payable under reverse charge in case of supply of services by an author by way of transfer permitting the use or enjoyment of a copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to original literary work to a publisher located in the taxable territory. Therefore, in the given case, person liable to pay tax is the publisher, SBP. However, since SBP has completely refused to deposit the tax on the given transaction, Mr. Vicky Franklin has an option to pay tax under forward charge on the same, and for the purpose he needs to fulfill the following conditions. Since he is unregistered, सबसे पहले registration लो, दूसरा डिक्लेरेशन फाइल करो कि मैं 1 साल तक ऑप्शनल ये वाला विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं 1 साल तक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही रहूंगा, और तीसरा डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस दोगे कि भाई साहब मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ रहा हूं, एंड यू वुड इशू द इनवॉइस इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब फिर उसमें आप टैक्स इनवॉइस रेज करेंगे। तो दीज आर द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो विकी फ्रैंकलिन के ऊपर डल जाएंगी इफ he has to opt for the forward charge mechanism. Okay guys, तो अभी तक दोस्तों हम लोग जो कर रहे थे that was क्या बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब मैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम पे करवाऊंगा गाइस, फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोग मेरे सामने करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम पर, and that is when we will be able to completely take care of the chapter. इस चैप्टर में 2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग जानते हैं,
One is guys the reverse charge mechanism, another is the composition scheme. Question number 7 करेंगे guys अब. Chanchal started providing beauty and grooming services and inaugurated Care Beauty Center in Janakpuri. ठीक है जी. Delhi on 1st April. Whichever year guys, ये year कोई सा भी हो सकता है. 20XX लिखा है, चलो अपन 2025 मान लेते हैं एक बार को for that sake. She opted to pay tax under composition levy under section 10(2)(a) क्योंकि Care Beauty Center है guys एंड वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो सर्विसेज वाले वैसे भी अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस आप सेक्शन 10(1) में तो आ नहीं सकते, तो आपको कौन सा कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा? 10(2)(a) वाला करना पड़ेगा, जिसमें आप स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर को अलाउड होता है अप टू 50 लाख रुपीज, अप टू 50 लाख रुपीज आप इन पर सिर्फ 3% CGST 3% SGST टैक्स देकर भी अपना काम चला सकते हो. The aggregate turnover of Care Beauty Center for the quarter ending 30th June was 20 lakh rupees. अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर आपने बिजनेस चालू किया है तो आपको क्या पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? द आंसर टू विच इज नो. यू नीड नॉट गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन डे 1. आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन बाद में भी करा सकते हो, मतलब व्हेन यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन. Further, for the half year ending 30th September, the turnover reached 50 lakhs. Care Beauty Center recorded a rapid growth and turnover reached 70 lakh rupees by the end of October. Determine the total tax liability of Care Beauty Center by the end of October. Now guys, in this scenario, बहुत अच्छा point है guys. यहां पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि टर्नओवर नील है, तो नील से लेके 20 लाख रुपीस तक कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी. क्यों? क्योंकि 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ दिल्ली. अगर आप दिल्ली जैसे स्टेट में हो तो आपके लिए लिमिट कितने की है गाइस? 20 लाख रुपीस तक की है फॉर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सर यहां पर कोई लिमिट और भी है क्या? कहीं जगह 10 लाख सुनिए, कहीं जगह 40 लाख सुनिए. देखो भैया, 40 lakhs कभी भी नहीं आता इन केस ऑफ सर्विसेज. इट इज ईदर 10 lakhs और इट इज ईदर 20 लाख रुपीस. अब 10 lakhs जो है वो एप्लीकेबल है, मैं आपको बता देता हूं अभी, इन द स्टेट ऑफ MMTN, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड. मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड, मैं फिर से बोल रहा हूं MMTN, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड. वहां पे 10 लाख की लिमिट है, तो वहां पर आपको 10 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. हाउएवर क्योंकि चंचल दिल्ली में है, तो इन दैट सिनेरियो आपको 20 लाख रुपए तक की लिमिट है. यू हैव अ लिमिट टिल 20 लाख रुपीस. अब 20 लाख रुपए तक कोई जीएसटी नहीं है, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं. 20 लाख के बाद शी ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, और कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के लिए दोस्तों, कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया. अब टिल द सेकेंड क्वार्टर खत्म हुआ, जो 30 सितंबर को खत्म हुआ, आप कहां पर पहुंच गए थे? वो 50 लाख रुपीस पर पहुंच गई थी. तो यहां पर दोस्तों फॉर द नेक्स्ट 30 लाख रुपीस, 30 लाख पर 3% CGST प्लस 3% SGST लग गया होगा. ऑलराइट गाइस, 90,000 CGST, 90,000 SGST. फॉलोड बाय दैट, वंस यू क्रॉस्ड 50 लाख रुपीस, आपने 70 लाख पहुंच गए बाय द month of October end. तो in that scenario for the remaining 20 lakhs आप GST चार्ज करोगे according to the normal regime. यहां पर देखो बोला हुआ है 18%, तो उस 20 लाख रुपीस पर 18% is what the GST will be charged. However, जो 20 lakhs पर 18% चार्ज हुआ which is 3.6 लाख रुपीस, 3,60,000 रुपए, उसमें से आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर सकते हो. Determine the total tax liability of Care Beauty Center by the end of October. अच्छा ये वाला यहां तक Care Beauty Center निकाल दिया हम लोगों ने दोस्तों टैक्स लायबिलिटी. हमने पहले देखो प्रोविजन में हम क्या क्या समझाएंगे. अब प्रोविजन में हम ये समझाएंगे कि ये स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है, तो शी विल बी अलाउड टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2) है अप टू 50 लाख रुपीस, है ना जी, जिस पर रेट ऑफ टैक्स विल बी 3% CGST SGST. अब दोस्तों उसका हमने एक टेबल बना दिया या एक चार्ट बना दिया कि पहले 20 लाख पे नो जीएसटी, टैक्स लायबिलिटी विल बी 0.
फिर नेक्स्ट 30 lakhs पर टैक्स लायबिलिटी विल बी एट द रेट 6%, तो 30 lakhs का 6% विल बी गाइस कितना आएगा 1,80,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट 20 लाख रुपीज जो अक्टूबर वाला है उस पे दोस्तों 20 लाख रुपीज पर आपका लगेगा 18%। हाउएवर यू विल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। यहां पर देखिए, ये देखिए पहले 20 lakhs नो, इसका हमने रीजनिंग भी दिया, सिंस टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड 20 lakhs it was not required to obtain registration, या यहाँ पे लिखना चाहिए था she was not required, however no tax was, hence no tax was required to be paid। फिर सेकंड क्वार्टर जो आया जुलाई अगस्त सितंबर वाला, इफेक्टिव रेट इज 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी अंडर सेक्शन 10(2)(a), और टर्नओवर आपका निकला 30 lakhs का 3%, 1,80,000 रुपीज आ गया, मतलब 90,000 ईच। एंड नेक्स्ट गाइस 18% आपका लगाया गया, 20 lakhs पे 18% निकल कर आता है 3,60,000 रुपीज, 3,60,000 रुपए। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आया ना? नेक्स्ट नो, अच्छा ये दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, केयर एंड केयर ब्यूटी सर्विसेज विशेस टू ऑप्ट for composition scheme under section 10(1) from the next financial year, you are required to advise whether it can do so। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, सेक्शन 10(1) में आ सकते हो? नहीं, सेक्शन 10(1) में नहीं आ सकते। सेक्शन 10(1) में सिर्फ सर्विसेज के नाम पे रेस्टोरेंट सर्विस आती है और मार्जिनल सप्लाई सर्विसेज आती है, क्योंकि दोस्तों चंचल का तो मेन काम ही सर्विस प्रोवाइड करना है। तो इन दैट केस चंचल विल नॉट बी अलाउड टू ऑफर सेक्शन 10(1). कहते हैं नो, केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर कैन नॉट ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। Fundamentally, the composition scheme can be availed in respect of goods and only one service, namely restaurant service. As regards services other than restaurant services are covered, concerned only marginal supply of goods and or restaurant services, as the case may be, is permitted under section 10(1). Only marginal supply of services are allowed. Marginal supply of, यहां पर होना चाहिए था मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज along with goods and or restaurant service, as the case may be, is permitted. Okay guys, therefore a person exclusively engaged in a supply of services other than restaurant service is not eligible to offer composition scheme under section 10(1). all right guys, अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। एक दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। कैन यू एक्चुअली इमेजिन, इतना सिंपल क्वेश्चन आया है। मैं गाइस 1 मिनट में ना वीडियो को रिकनेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट में रिकनेक्ट कर रहा हूँ गाइस, ये ब्लर बहुत हो रहा है, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। ओके चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है। कहते हैं अंडर द जीएसटी लॉ, टैक्सेस ऑन टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और the state government to a business entity in India are payable by recipient of services. State the exceptions। मतलब theoretical question आ गया गाइस, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड theoretical question आ गया। हाँ जी गाइस, मुझे बताइए, याद होगा दोस्तों सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंट्री नंबर 5 और उसके कुछ एक्सेप्शन थे। सबसे पहला था जिसमें ABCD लिखा हुआ था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड टू अ अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। दूसरा,
सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिसमें इंडियन रेलवेज था. सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंग्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स. तो ये आपके वो 4 सर्विसेज थे जो एक्सेप्शंस में थे. एंड ये चारों के चारों सर्विसेज आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आता है. एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लिया गया. बहुत ही आसान क्वेश्चन गाइस, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे पूछ लिया गया. ऑलराइट गाइस, अब अपन आगे बढ़ते हैं गाइस. एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं इन रिलेशन टू composition scheme and then I will give you some questions. कुछ questions अब आप लोगों को करने पड़ेंगे guys. Determine whether the suppliers in the following cases are eligible for composition levy under section 10(1) and 10(2) provided their turnover in the preceding year does not exceed 1.5 crores. तो आपको ये बताना है कि क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं. मोहन एंटरप्राइजेज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान एंड इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट. अब आपको याद होगा सर पान मसाला के मैन्युफैक्चरर्स अलाउड नहीं थे, याद आ रहा है दोस्तों. ये हमारा एमटीपी में 2023 एमटीपी जनवरी 2025 सीरीज नंबर 1 में आया हुआ क्वेश्चन. पान मसाला के दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स अलाउड नहीं थे बट ट्रेडर्स अलाउड है. उसमें 8 पॉइंट्स हैं, याद आ रहा होगा. आइसक्रीम वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, दूसरा पान मसाला, तीसरा टोबैको, चौथा एरेटेड वाटर एंड फिर जो 4 पॉइंट्स थे वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स थे हमारे. तो पान मसाला का मैन्युफैक्चरर अलाउड नहीं है, लेकिन क्या दोस्तों ट्रेडर अलाउड है? द आंसर टू विच इज यस. एंड क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ रुपए को एक्सीड नहीं किया था, यू विल बी अलाउड टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम. नेक्स्ट, सुगम मैन्युफैक्चरर हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सप्लाइड गुड्स इन नेबरिंग स्टेट. अरे भैया ऐसे कैसे नेबरिंग स्टेट्स में बेच सकते हो? नेबरिंग स्टेट्स में अगर आप बेच रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरस्टेट सप्लाई. एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड. अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हैं तो ये आपका चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, ये टोटली प्रोहिबिटेड है, आपको अलाउड नहीं है. तो इन दैट सिनेरियो बिकॉज आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर रखा जाएगा? द आंसर टू विच इज यस. अ सप्लायर एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स as notified under section 10(2)(e) during the preceding financial year is not eligible for composition scheme under section 10(1) and 10(2). Ice cream and tobacco and manufactured tobacco substitutes and aerated waters are notified under this category. इसमें ऐड कर दीजिए and आपके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स. However, in the given case, since Mohan Enterprises is engaged in trading of pan masala and not manufacture, and his turnover does not exceed 1.5 crores, he is eligible for composition scheme subject to fulfillment of specified conditions. कि भैया आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज से ज्यादा के ना दीजिए. आप ऐसा ना हो कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, जैसे कि दारू, पेट्रोल, डीजल, वो सारी कंडीशंस थी. आप सीटीपी एनआरटीपी नहीं होने चाहिए. ओके गाइस, नेक्स्ट सुगम वाले में मना कर दिया हमने. सिंस सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, सुगम मैन्युफैक्चरर इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी. अच्छा, यहां पर बोलते हैं सुगम मैन्युफैक्चरर्स हैज रजिस्टर्ड ऑफिसेज इन पंजाब एंड हरियाणा एंड प्रोक्योर्स गुड. यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना एंड सप्लाईज गुड, मैं लिखता प्रोक्योर गुड फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, मतलब वो सामान खरीदते हैं अड़ोसी पड़ोसी स्टेट से. गाइस इंटरस्टेट परचेज करते हैं, तो इसमें कोई आपका दोस्तों दिक्कतें नहीं सर. इंटरस्टेट परचेजेस आर परमिटेड, हाउएवर इंटरस्टेट सप्लाई इज प्रोहिबिटेड, तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. ऑलराइट, आजा भैया. अब आप लोगों को करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15. The last 30 minutes मैं आप लोगों के क्वेश्चंस करवा रहा हूं. Now guys, I would want each and every one of you to do out question number 15. मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं गाइस, इनफैक्ट 6 मिनट का टाइम दे रहा हूं.
This is a 4 to 5 marker question, guys. This is a good question. ICS study material, RTP, MTP में आया हुआ question है, guys. And I would want you guys to try it out. कि क्या दोस्तों इस केस में क्या होगा? What should be the correct answer आप लोगों के हिसाब से? Okay, guys. मैं साइड में हट जाता हूँ, guys. I'm giving you 6 minutes. आपके 6 मिनट चालू होते हैं अब. 6 मिनट चालू होते हैं अब, guys. करिए. लीनियंटली मत लीजिएगा. अच्छा चलो, हमारा तो 6 मिनट का ब्रेक हो गया. कोई ये बच्चा ऐसे काम मत करना भैया कि 6 मिनट का ब्रेक हो गया, चलो मस्ती करते हैं 6 मिनट, फिर 6 मिनट के बाद जब सर आके करा देंगे तो उन्हीं के साथ कर लेंगे. नो, नॉट दैट वे गाइस. आई हैव टोटल ट्रस्ट ऑन यू कि अगर मैंने आपको 6 मिनट दिए हैं तो आप लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे होंगे कि इन्हें हम खुद से सॉल्व आउट करें.
Last 2 minutes. Last 1 minute. अजय भाई करें क्वेश्चन. Mr. Ajay has a registered repair center where electronic goods are repaired, serviced. His repair center is located in the state of Rajasthan and is not engaged in making any interstate supply of services. His aggregate turnover in the preceding financial year is 45 lakh rupees. तो भाई साहब रिपेयर सेंटर है, ध्यान से देखिएगा, रिपेयर सेंटर है तो ये सप्लायर ऑफ सर्विस है गाइस, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. His aggregate turnover in the preceding financial year 45 लाख रुपीस का है. तो क्या ये सेक्शन मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑप्ट कर सकते हैं? हाँ जी, ऑप्ट कर सकते हैं. With reference to the provisions of the CGST Act 2017, examine whether Mr. Ajay can opt for composition scheme under section 10(1) and 10(2) of the current financial year. नहीं, 10(1) 10(2) ऑप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट अलाउड. Sorry, मतलब small service provider is not allowed under section 10(1) and 10(2). only restaurant services are allowed. और वो अगर आप गुड्स का काम कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी दे सकते हैं. और वेदर ही इज एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2) है. हाँ जी, ये अलाउड है. Considering the option of the payment of tax available to Mr. Ajay, compute the amount of tax payable assuming his aggregate turnover in the current financial year is 35 lakhs. तो 35 lakhs का 3% CGST प्लस 3% SGST, तो कितना निकल कर आता है? 35 lakhs का 3%, 1,05,000 rupees each. 1,05,000 rupees each. All right. Next, will your answer be different if Mr. Ajay procures few items required for providing repair services from neighboring state of Madhya Pradesh? No. हमारा आंसर नहीं बदलेगा. क्यों? क्योंकि यहां पर वो इंटरस्टेट परचेज कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है. इस चीज का ध्यान देना है. इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है, इस चीज का ध्यान देना है. ऑलराइट गाइस, अब दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. मैंने जब तक आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मैं अगला क्वेश्चन कौन सा करवाऊं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एंड ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों को खुद से ट्राई करना होगा. क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को याद है दोस्तों, इस चीज में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो रॉकेट साइंस हो. दिस इज व्हाट यू टोटली रिकॉल गाइस. क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग खुद से करेंगे और इस क्वेश्चन के लिए अब मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 5 मिनट का टाइम दूंगा गाइस. अगेन दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू कॉम्पोजिशन लेवी. स्वामीनाथन स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग शूज इन द स्टेट ऑफ केरला. वो वाला है दोस्तों. अब देखिएगा गाइस इसमें कैसे कर पाते हैं आप. 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट.
Last 2 minutes. Last 1 minute. All right, guys. Time to do question number 18. Time's up. 5 minute का time मिला था. Swaminathan started the business of supplying shoes in the state of Kerala from 1st April. He makes only intra-state supplies. This is one of the conditions to continue with the composition scheme. His turnover for April to June quarter was 20 lakhs and for July to September quarter was 100 lakhs. Further, 1/4 of his total turnover in each of the quarters were exempt from GST. Being eligible for composition scheme, Swaminathan got himself registered under the composition scheme with effect from 1st July. ध्यान से देखिएगा. तो स्वामीनाथन ने बिजनेस चालू किया. तो क्या बिजनेस चालू करते ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है फ्रॉम 1st April? नो. देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन. थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन. मैं आपको ये बता दूं कि केरला में अगर आप शूज का काम कर रहे हैं, मतलब गुड्स का काम कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम कर रहे हैं, देन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 40 लाख रुपीज. तो 40 लाख रुपए तक स्वामीनाथन जी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं थी. लेकिन क्वेश्चन कैटेगोरिकली मेंशन्ड दैट ही गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई. 1st जुलाई से उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, दैट टू अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. तो अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में जो 20 लाख रुपीस का टर्नओवर हुआ, इस 20 लाख रुपीस पर कोई जीएसटी नहीं जाएगा. नो जीएसटी. क्योंकि भैया वो तो जुलाई में जीएसटी एम्बिट में आया और जुलाई में 100 लाख रुपीस का उनका ट्रांजैक्शन हुआ. ठीक है जी. नाउ गाइस, you are required to compute the tax payable by Swaminathan under composition scheme, assuming that he is a manufacturer. अगर वो मैन्युफैक्चरर है. अब ध्यान से देखिएगा, आउट ऑफ 100 लैक्स गाइस, उन्होंने कहा कि 1/4 एग्जेम्प्ट है. मतलब वो जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसमें से 1/4 वाले एग्जेम्प्ट है. मतलब 25 लाख रुपीस के आपके एग्जेम्प्ट कैटेगरी है. तो ऑटोमेटिकली 3/4 आपकी टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगा, विच इज 75 लाख रुपीस. अब फॉर अ मैन्युफैक्चरर, मुझे बताइएगा, मैन्युफैक्चरर के लिए हम क्या देखते हैं? 0.5%, मतलब टोटल 1% ऑफ टोटल टर्नओवर देखते हैं. टोटल टर्नओवर. However, for a person other than manufacturer, जो ट्रेडर है, उसके लिए आप देखते हो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर.
1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, यस और नो? तो इन दिस सिनेरियो पहले वाले केस में वो बोला है कि अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो कितना होगा? 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, 1% ऑफ 100 lakhs guys, which will be 1 lakh rupees, 1 lakh मतलब 50,000 रुपीज का आपका सीजीएसटी आ गया, तो प्लस 50,000 रुपीज का आपका एसजीएसटी आ गया, एसजीएसटी। ट्रेडर के केस में 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर गाइस, तो 1% ऑफ 75 लाख रुपीज, 75 लाख रुपीज, ओके। 75 लाख का 1% कितना आएगा? 75,000, और उसका आधा कर दो, 75,000 का आधा 37,500, 37.5 के आपका सीजीएसटी आएगा, एंड प्लस 37.5 के एसजीएसटी आएगा, एसजीएसटी। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा पॉइंट यहां पे क्लियर हुआ। ये देखिएगा गाइस, मैन्युफैक्चरर्स अदर देन manufacturers of notified goods 1% of the turnover in the state, and trader के केस में 1% of the turnover of taxable supplies of goods and services in the state। तो गाइस यहां पर पहले केस में अगर वो मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, तो 50,000, और दूसरे केस में अगर ट्रेडर है तो 37,500, 37,500। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं, मैं भी बोर हो रहा हूं गाइस। चलो ये वाला क्वेश्चन मेरे नाम। Mr. Vinod wants a loan of 15 lakh rupees. For this, he has taken the services of an individual, Mr. Pratap, who is a direct selling agent of HDFC Bank। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला पॉइंट है यहां पर। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, इंडिविजुअल डीएसए व्हेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक। इसमें आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, आरसीएम लगता है। बैंक पेज कमीशन, बैंक कमीशन पे करता है टू मिस्टर प्रताप एट द रेट 2% ऑफ द लोन ग्रांटेड टू मिस्टर विनोद फॉर गिविंग अ कस्टमर टू द बैंक हु इज लायबल टू पे जीएसटी इन दिस केस। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इफ द जीएसटी रेट इज 18%। तो सबसे पहली चीज मेरे को ये बताइए, जो जीएसटी 18% लगाना है वो 15 लाख पे अमाउंट ऑफ लोन पे लगाना है या अमाउंट ऑफ कमीशन? कैसी बातें करते हो राठी जी, एक लोन पे थोड़े ना लगाया जाता है, और लोन तो वैसे भी मनी है, लोन तो वैसे भी मनी है, मनी ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, उस पर तो जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता। इनफैक्ट जो लोन पे मिस्टर विनोद बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे उस इंटरेस्ट पर भी जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट है। यहां हम जो बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द कमीशन दैट द बैंक इज पेइंग। बैंक कमीशन पे कर रही है ना, बैंक जो कमीशन पे कर रही है, कमीशन पर जीएसटी की बात हो रही है। तो इधर देखिएगा गाइस, यहां पर लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट है गाइस 15 लाख रुपीज। इस पर कमीशन मिल रहा है, इस पर कमीशन मिल रहा है गाइस एट द रेट 2%। तो 15 लाख का 2% निकल कर आता है 30,000 रुपीज, और 30,000 पर जीएसटी विल बी लिवाइड जीएसटी एट द रेट 18%, निकल कर आएगा 5,400 रुपए, 5,400 रुपीज। ये 5,400 रुपीज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में द बैंक विल गो एंड डिपॉजिट, बैंक विल गो एंड डिपॉजिट 5,400 रुपए, 5,400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 20 अब आप लोग करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का, नाउ दैट हैज कम। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को 5 मिनट दिए जाएंगे, फिर से 5 मिनट्स। ट्राई टू राइट इट डाउन गाइस, इसे लिखिएगा, बहुत मजा आएगा गाइस, बहुत मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस। करिए एवरीबॉडी, 5 मिनट्स टू यू गाइस।
Last 2 minutes. Done. Aja bhai. Question number 10. Mr. Priyam, director of Sun Moon Company Private Limited, provided service to the company for remuneration of 1,25,000. Briefly answer whether GST is applicable in the below mentioned independent cases, and if yes, who is liable to pay GST? Mr. Priyam is an independent director of Sun Moon Limited and not an employee. वो एम्प्लॉय नहीं है सर. अगर एम्प्लॉय नहीं है तो इन दैट केस द कंपनी विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में. ओके. नेक्स्ट, मिस्टर प्रियम इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैट इज एन एम्प्लॉय ऑफ सन मून लिमिटेड. ओके. Out of total remuneration of 1,25,000, 60,000 has been declared as salaries in the books of Sun Moon Limited and subject to TDS under section 192. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है गाइस. कहते हैं 1,25,000 में से 1,25,000 में से 60,000 रुपीज पर कंपनी ने क्या किया दोस्तों? कंपनी ने क्या किया? टीडीएस काटा. टीडीएस काटा अंडर सेक्शन 192. अंडर सेक्शन 192. And because TDS is deducted under section 192, ये सैलरी के तौर पर दिखाया गया. सैलरी के तौर पर दिखाया गया मतलब यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप फॉर्म हो गया. एंड बिकॉज देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप फॉर्म हो गया गाइस, ये आपका शेड्यूल 3 में आ गया नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट. ऑलराइट गाइस. एंड इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, अगर नेगेटिव लिस्ट में आ गया तो नो जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा. सेकेंड सिनेरियो में गाइस, जो रिमेनिंग 65,000 है, 65,000 जिसमें इन्होंने टीडीएस काटा है. हाउएवर 65,000 हैज बीन डिक्लेयर्ड सेपरेटली अदर देन सैलरीज, और उसमें टीडीएस काटा है अंडर सेक्शन 194J. तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, टीडीएस अंडर सेक्शन 194J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज इन रिलेशन टू प्रोफेशनल्स. और प्रोफेशनल्स के केस में दोस्तों यहां पर दोस्तों आपका क्या लगेगा? प्रोफेशनल्स के केस में यहां पर आपका दोस्तों टीडीएस विल बी टीडीएस कह रहा हूं, यहां पे जीएसटी विल बी लिवाइड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पर नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. तो ये कोई माफ नहीं है गाइज. इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल अप्लाई. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई करेगा. Everyone clear about it? Yes or no? Moving on guys. ये एक एग्रीगेट टर्नओवर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है गाइज, ये खुद से करेंगे. ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 मैं करवाऊंगा. पीवाईक्यू का आया हुआ क्वेश्चन है. पीवाईक्यू नवंबर 2021 का क्वेश्चन है. ये करिए गाइज. नवंबर 2021 का क्वेश्चन नंबर 22, ये आप लोग अभी करेंगे गाइज, या मैं करवा दूं? सर एक तो ये एग्रीगेट टर्नओवर से जुड़ा हुआ आप करवा दो. चलो जी. मिस्टर जफर ऑफ आसाम प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition scheme. अब composition scheme की eligibility के लिए जो हमारे turnover की जरूरत होती है, उसमें taxable, exempt, export, interstate सब कुछ आता है. And determine whether he is liable for composition levy scheme or not under section for the financial year 2000 whatever year. Now in this scenario guys, आपके एग्रीगेट टर्नओवर में 3 चीजें नहीं आती. टैक्सेस नहीं आते, इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल वो नहीं आता,
और तीसरी चीज इंटरेस्ट नहीं आता। ओके गाइस, तो यहां पर हमें एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूड 10 लाख रुपीज ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आएगा। इंटरस्टेट तो आता है। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड 30 लाख रुपीज रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। तो गाइस 70 लाख में से 30 लाख रुपीज माइनस कर दो तो आपका 40 लाख रुपीज का आएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ये नहीं आएगा। एंड तीसरा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, ये आपका आएगा 5 लाख रुपए। तो टोटल आपका निकल कर आता है 95 लाख रुपीज। ये आपका क्या है गाइस, ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर है। ऑलराइट, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एग्रीगेट टर्नओवर। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा दोस्तों, इन्होंने एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन किया। ये आपका क्या है, प्रोविजन, और फिर ये आपका उसके बेसिस पे कंक्लूजन आया। अब क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर इज 95 लाख और वो आसाम में है, अब आसाम की लिमिट याद करो गाइस। सर आसाम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, बट नॉट 8 of those special category state, not falling under 8 of those special category state। याद होगा आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जेएनके में, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जेएनके में गाइस आपका नहीं लगता है आपका दोस्तों, मतलब 75 लाख की लिमिट नहीं है, 1.5 करोड़ की लिमिट है। एंड इन दिस सिनेरियो गाइस उनकी टर्नओवर सिर्फ 95 लाख रुपीज है। ही इज एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं? हाँ जी, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग खुद से करेंगे, 24 भी आप खुद से करेंगे गाइस। अब कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो नए क्वेश्चंस हो, या इनफैक्ट एक आधा क्वेश्चन मैं ऐसे भी दूंगा जो खुद से भी करो, नहीं तो सारी चीजें स्पून फीड हो रही हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये भी आप लोग करेंगे, ट्राई मारेंगे, खुद से करिएगा गाइस। इट्स ओके इफ यू आर गोइंग रॉन्ग, एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग बाय योरसेल्फ, इट्स ओके इफ यू आर गोइंग रॉन्ग। ये सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़ा हुआ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 26। और एक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, रेंटिंग ऑफ फ्लैट्स, ये वाला भी बहुत अच्छा है, गुड क्वेश्चन गाइस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, ये जरूर करिएगा गाइस, जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 मैं नहीं करवाना चाह रहा हूं बिकॉज आई वुड वांट यू गाइस आल्सो टू ट्राई समथिंग एट योर होम। खुद से भी कुछ ट्राई करिएगा गाइस, नहीं तो इट विल बी वे टू इजी। मेरे को कराने में हार्डली 2 मिनट लगेंगे, लेकिन गाइस अगर आप खुद से करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस शूट अप करेगा। यस, वी आर एबल टू मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लाइकवाइज 27 भी आरसीएम से जुड़ा हुआ है। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, सर्विस सेंटर है गाइस। ये भी करना, खुद से ट्राई करना, ये भी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। गुड क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो तो मैं करवाऊं, अदरवाइज आई एम गोना गिव यू मोर क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बिकॉज इट डील्स विद मार्जिनल सप्लायर सर्विसेज। अभी तक मार्जिनल सप्लायर सर्विसेज से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है। मिस्टर एक्स इज रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म and also a ready-made garment showroom in Kolkata registered under the same PAN. Okay, एक कंसल्टेंसी फर्म है, एक रेडीमेड गारमेंट शोरूम है इन कोलकाता। टर्नओवर ऑफ द शोरूम इज 70 लाख रुपीज एंड रिसीट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज इज 15 लाख रुपीज। रिसीट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज कितना है? 15 लाख। तो 15 लाख का इधर और रेडीमेड गारमेंट शोरूम का 70 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर मिस्टर एक्स इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब देखो भैया, कॉम्पोजिशन स्कीम में आप लोग एलिजिबल तब होते हैं जब आपका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 1.5 करोड़। और कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए दोस्तों लिमिट 1.5 करोड़ की है, 1.5 करोड़ की है।
ऑलराइट गाइस, नाउ बात ये आती है कि अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर, यहां पर देखिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, इन ऑर्डर टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करंट ईयर कि आपका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ रुपीस। यहां पर टर्नओवर अगर अपन ऐड करेंगे 15 lakhs एंड 70 lakhs को, तो आपका 85 lakhs आता है। कितना आता है? 85 lakhs। नाउ मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, अगर 85 lakhs आता है कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो क्या आपको वो एग्रीगेट टर्नओवर 85 lakhs आता है, तो आर यू एलिजिबल फॉर opting composition scheme? The answer to which is yes, you are eligible to do that. However guys, in the current year, the maximum marginal supply of services, MSS, marginal supply of services that you can provide is 10% of turnover of preceding financial year, matlab 10% of 85 lakhs guys, which is 8.5 lakh rupees, 8.5 lakh rupees, और एक लिमिट ऑफ 5 लाख, लिमिट थी 5 लाख रुपए की, विच एवर इज हायर। तो इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर अगर आप कॉम्पोजिशन की अंडर सेक्शन 10(1) ऑप्ट करते हैं, तो मेक श्योर कि आपकी जो कंसल्टेंसी फर्म से सर्विसेज है वो 8.5 लाख को क्रॉस ना करे। द मोमेंट यू क्रॉस 8.5 लाख रुपीज, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम छोड़कर नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल फॉर मिस्टर एक्ट टू ऑफ फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली फॉर शोरूम? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता है ना, इफ यू हैव 2 ब्रांचेस, अगर 2 ब्रांचेस हैं तो आपके दोनों के दोनों ब्रांचेस को दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम में आना होगा, या दोनों के दोनों ब्रांचेस को कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर होना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधे में कॉम्पोजिशन, एक ब्रांच में कॉम्पोजिशन, दूसरे में कॉम्पोजिशन को अवॉइड करें। लाइकवाइज टू द क्वेश्चन वी जस्ट डिड, ये भी वैसा से, ये देखना कंसल्टेंसी फर्म है और रेडीमेड गारमेंट शोरूम है। अब टर्नओवर ऑफ द शोरूम वगैरह दिया हुआ है। अब इसमें दोस्तों वेदर मिस्टर अमर इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), if instead of consultancy services अगर restaurant service है, whether he is eligible, if the turnover of garment showroom is 1.5 crores in the preceding year and there is no consultancy firm, क्या फिर वो eligible है? हाँ जी, उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा। ये देखो, what who all are not eligible to opt for composition scheme। तो सबसे पहला दोस्तों याद करो दोस्तों, अगर आप कुछ सर्विसेज दे रहे हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा, अगर आप कुछ ऐसे गुड्स दे रहे हैं जिन पर दोस्तों टैक्स ही नहीं लगता। तीसरा, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं। चौथा, आप ईसीओ के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं जिसपे ईसीओ टैक्स कलेक्ट करता है अंडर सेक्शन 52। पांचवा, आप मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स है। एंड छठा, अगर आप सीटीपी या एनआरटीपी हैं, तो आपको दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है देखना, पीवाईक्यू में 2023 का पूछ रहे, वो 7 कौन से लोग हैं जिनको देने पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है? जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है। Services provided by GTA to an unregistered person, including an unregistered casual taxable person, are exempt except when provided to ABCDEF EFG। 7 पॉइंट्स थे हमारे। ऑल राइट गाइस, तो आज का सेशन गाइस अब यहीं तक रखेंगे। अब मैं आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, बाकी अब ये खत्म ही होने वाला है गाइस। देयर इज नथिंग टू मच फॉर अस टू हैंडल। ये देखना दोस्तों, पेड रेंट टू इंडियन रेलवेज रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश, ये वो वाला है दोस्तों जहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आएगा। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं गाइस जो आप लोगों को करने होंगे। पीवाईक्यू जैन 2025 का क्वेश्चन है, अभी दोस्तों आया है। अब आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन से में लगेगा गाइस, तो वो वाला आपको बताना है। बाकी ये
वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वाला आया, जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वाला अपन पहले कर चुके हैं। तो आज मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन करवाए हैं, कि अपन 10 क्वेश्चन मान लें, 4-5 क्वेश्चन आपने करे, 5-6 क्वेश्चन मैंने करवाए। अदर देन दैट गाइस, टोटल 42 क्वेश्चंस हैं। तो जो 32 क्वेश्चंस अब आपके पास बचे हैं, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ बाय द टाइम द नेक्स्ट चैप्टर एंड्स। और अगले चैप्टर को 3 दिन लगेंगे गाइस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज है गाइस थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे सैटरडे मंडे, और ट्यूसडे को मैं अगले चैप्टर की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, यहां तक आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तो कुछ ज्यादा ही आसान होते हैं गाइस, ये तो आप लोग इजीली खुद से कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? चलिए जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। टुमारो वी गोना स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर which is place of supply. That's an equally important chapter guys. हर अटेम्प्ट में 5 नंबर इस चैप्टर से आता ही आता है। अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।